देखिए, इतिहास सिर्फ राजाओं, लड़ाइयों और तारीखों की कहानी नहीं होता। असली कहानी तो नक्शों में छिपी होती है। ये नक्शे बताते हैं भूगोल, शक्ति और बदलाव की कहानी। तो आज हम एक ऐतिहासिक एटलस के पन्नों को पलटेंगे और भारत के विशाल इतिहास की परतों को खोलेंगे, ये देखने के लिए कि कैसे पहाड़ों और समंदरों ने मिलकर इस जमीन की किस्मत लिखी। आज की हमारी सारी बातचीत का एक ही निचोड़ है। अगर भारत के इतिहास को समझना है तो पहले इसके भूगोल को समझना होगा। ये ऊंचे पहाड़, ये उपजाऊ मैदान और ये लंबी समुद्री सीमा, हजारों सालों से यही तो इसकी किस्मत को बनाते और बिगाड़ते आए हैं। अपनी इस यात्रा में हम 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले इतिहास का वो मंच देखेंगे जो भूगोल ने तैयार किया। फिर प्राचीन साम्राज्यों और उनके व्यापार पर नजर डालेंगे। उसके बाद मुगलों के दौर की बात करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे समंदर से नई ताकतें आईं और आखिर में ब्रिटिश राज के उदय को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस स्टेज की बात करते हैं जिस पर ये सारा ड्रामा खेला गया। भारत की बनावट में आप कह सकते हैं हमेशा से 2 मेन गेट रहे हैं। एक उत्तर में पहाड़ों के बीच के दर्रे और दूसरा दक्षिण में फैला हुआ लंबा चौड़ा समुद्री किनारा। सदियों तक जितनी भी बाहरी ताकतें आईं वो इन्हीं 2 रास्तों से होकर आईं। ये सारी बात एक आइडिया पे टिकी है जिसे कहते हैं ज्योग्राफिकल डिटर्मिनिज्म या भौगोलिक नियतिवाद। इसका मतलब सीधा सा है कि किसी भी जगह का भूगोल, वहां के पहाड़, नदियां, समंदर ये तय करते हैं कि वहां का समाज कैसे आगे बढ़ेगा, उन्हें क्या मौके मिलेंगे और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और भारत से बेहतर इसका कोई उदाहरण नहीं। तो अब सवाल ये है कि इस भौगोलिक मंच पर जो पहले बड़े बड़े साम्राज्य बने, उन्होंने इस देश को एक करने की कोशिश कैसे की और बाहर की दुनिया का इस पर क्या असर पड़ा। चलिए देखते हैं। अब जरा इन 2 नक्शों को देखिए, कमाल का फर्क है। बाईं तरफ है 500 ईसा पूर्व का भारत, छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग राज्यों में बटा हुआ। और फिर दाईं तरफ देखिए, सिर्फ 250 साल बाद सम्राट अशोक के दौर का मौर्य साम्राज्य। ये दिखाता है कि इतनी बड़ी और अलग अलग संस्कृतियों वाली जमीन को एक झंडे के नीचे लाना कितनी कितनी बड़ी उपलब्धि थी। यहाँ तक कि इतिहास के सबसे बड़े विजेताओं में से एक सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी भारत आने के लिए उन्हीं उत्तरी पहाड़ी दर्रों का रास्ता चुना। ये नक्शा साफ दिखाता है कि उसकी विशाल सेना भी सिंधु नदी के आगे नहीं बढ़ पाई। ये फिर से साबित करता है कि जमीन का ये रास्ता कितना अहम था। लेकिन भारत सिर्फ हमलों का ही केंद्र नहीं था, ये तो व्यापार का एक ग्लोबल जंक्शन था। जैसा कि ये नक्शा दिखा रहा है, पुराने जमाने से ही भारत अपने उत्तरी दरवाजों और समुद्री किनारों से दोनों रास्तों से पश्चिम की दुनिया से जुड़ा हुआ था। और इन रास्तों से सिर्फ मसाले और रेशम नहीं, बल्कि नए नए विचार और संस्कृतियां भी आती जाती रहीं। अब हम उस दौर में आते हैं जब उत्तर के दर्रों से आने वाली ताकतों का असर अपने चरम पर पहुंच गया। ये दौर था महान मुगल साम्राज्य का, जो जमीनी ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक बना। पर देखिए, ये साम्राज्य रातों रात नहीं बन गया। इसके पीछे मध्य एशिया से हुए हमलों की एक लंबी कहानी है। महमूद गजनवी के छापों से लेकर तैमूर के दिल्ली पर भयानक हमले तक, और फिर आखिर में बाबर का आक्रमण, जिसने पानीपत की लड़ाई जीतकर एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो सदियों तक चला। और नतीजा ये था, 1605 में अकबर की मौत के वक्त मुगल साम्राज्य का नक्शा देखिए। काबुल से लेकर बंगाल तक लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर इसका परचम लहरा रहा था। ये जमीन के रास्ते से आई किसी भी ताकत की सबसे बड़ी कामयाबी थी। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त मोड़ आने वाला था। शक्ति का जो केंद्र उत्तर के पहाड़ों में था, वो अब खिसक कर दक्षिण के समंदरों की तरफ जाने वाला था। इतिहास का पूरा खेल ही बदलने वाला था। ये नक्शा उसी बड़े बदलाव को दिखाता है। वास्को डी गामा की समुद्री यात्रा ने यूरोप से भारत तक का एक बिल्कुल नया रास्ता खोल दिया। मतलब अब जमीन के पुराने रास्तों की जरूरत ही नहीं थी। यूरोपीय ताकतों ने समंदर के रास्ते से एक बिल्कुल नया मोर्चा खोल दिया था। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि इन दोनों ताकतों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। मुगलों जैसी जमीनी ताकत सोचती थी, जमीन पर कब्जा करो, खेती से पैसा कमाओ और एक बड़ी सेना रखो। वहीं यूरोपीय समुद्री ताकतें सोचती थीं, व्यापार के रास्तों पर कब्जा करो, बंदरगाहों को कंट्रोल करो और अपनी नेवी को ताकतवर बनाओ।
ये स्लाइड उस बदलाव की बस शुरुआत दिखाती है। इतने बड़े मुगल साम्राज्य के किनारों पर ये छोटी छोटी यूरोपीय बस्तियां उगने लगी थीं। गोवा में पुर्तगाली, मद्रास में अंग्रेज, पौंडीचेरी में फ्रांसीसी। ये समंदर से आई एक नई ताकत के छोटे छोटे मगर बहुत अहम अड्डे थे। और यहीं से हमारा आखिरी अध्याय शुरू होता है। ये कहानी है कि कैसे एक कारोबारी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप की शासक बन बैठी। और ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ। पहला कदम, समंदर के किनारे अपने किले और व्यापारिक चौकियां बनाओ। दूसरा, जैसे ही मुगल सत्ता कमजोर पड़े उसका फायदा उठाओ। तीसरा, प्लासी जैसी बड़ी लड़ाइयों में अपने दुश्मनों को हराओ। और आखिरी कदम, एक एक करके इलाकों पर कब्जा करते जाओ। अब देखते हैं कि ये सब नक्शों पे कैसा दिख रहा था। 1785 के आसपास वॉरेन हेस्टिंग्स के ज़माने में हम देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने बंगाल और पूर्वी तट पर अपनी पकड़ बना ली थी। ये समंदर के रास्ते से आकर ज़मीन पर जमाया गया एक बहुत मजबूत पैर था। अब बस कुछ दशक आगे चलते हैं, साल 1805 में, और देखिए नक्शा कितनी तेजी से बदल गया है। ब्रिटिश कंट्रोल वाला इलाका बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये दिखाता है कि एक बार शुरुआती पकड़ बनाने के बाद उनकी जीत की रफ्तार कितनी तेज थी। और 1856 तक आते आते अंग्रेजों की जीत लगभग पूरी हो चुकी थी। अब नक्शे पर हर तरफ ब्रिटिश साम्राज्य का रंग ही नजर आ रहा है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे एक समुद्री ताकत ने आखिरकार जमीनी ताकतों को हराकर अपने अंदर मिला लिया। आखिर में ये एक लाइन पूरी कहानी का सार बता देती है कि भारतीय इतिहास पर समुद्री ताकत का असर उत्तर पश्चिम के पहाड़ी दर्रों के असर से जरा भी कम नहीं है। ये जमीन और समंदर की ताकतों के बीच एक जबरदस्त टकराव की कहानी थी। और ये सब हमें इस एटलस के आखिरी नक्शे पर ले आता है। 2500 साल का इतिहास, साम्राज्यों का बनना और मिटना, और उसके बाद उपमहाद्वीप का बंटवारा और नई सरहदों का खिंचना। भूगोल की कहानी एक नए लेकिन बहुत दर्दनाक मोड़ पर आकर खत्म होती है। तो हमने देखा कि कैसे भूगोल ने भारत के इतिहास को गढ़ा, पर यह हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर उस जमाने में पहाड़ और समंदर किस्मत तय करते थे, तो आज के दौर में वो कौन सी ताकतें हैं? क्या वो टेक्नोलॉजी है, अर्थव्यवस्था है, या फिर कोई नई विचारधारा जो हमारी दुनिया के नक्शे को फिर से बना रही है?